बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम लोग बोर्ड के लिहाज से देखें तो काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पिछले पेपर्स में रिपीट हुआ है और आज हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे विद इट स्ट्रक्चर, और जितने भी इसके बारे में मॉडल्स अभी तक आ चुके हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से ही जैसे कि इंडिकेट हो रहा है, प्लाज्मा का अगर हम मीनिंग लेते हैं, लफ्ज़ी मतलब अगर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि जिसके अंदर विस्कस हो, जो कि जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हों, तो लफ्ज़ी तौर पे बायो के अंदर हम लोग प्लाज्मा का मतलब लेते हैं कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या फिर कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस, और मेम्ब्रेन मतलब कि ऐसी झिल्ली या फिर ऐसी कवरिंग जो कि उस फ्लूइड को सराउंड कर रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि एक फ्लूइड को सराउंड कर रही होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके अदर वर्ड्स देखें कि कौन से इसके अदर नेम्स हैं, तो इसको प्लाज्मा लेमा के नेम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा मीन्स वही बात अगेन कि फ्लूइड, और लेमा का मतलब होता है कि कोई भी थिन ब्रैकेट्स, जैसे कि आप ग्रास फैमिली के अंदर देखें, वीट के अंदर देखें, तो उनके स्पाइकलेट्स के बाहर जो है छोटी सी कवरिंग मौजूद होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो लेमा का मतलब होता है वो होता है हस्क, यानी कि कोई भी थिन कवरिंग जो कि ब्रैकेट्स की फॉर्म में होती है और किसी चीज़ को सराउंड कर रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन और प्लाज्मा लेमा का मतलब भी वही है कि ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी बारीक झिल्ली, ऐसी थिन मेम्ब्रेन जो कि लिक्विड को या फिर फ्लूइड को सराउंड कर रही है। उसके बाद हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, और सेल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेल को सराउंड कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रही होती है। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती है और एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होती है। और अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, तो जो हम बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं तो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो है ये बिल्कुल इसी तरह से सेल वॉल के अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद होती है। अब सबसे पहले हम इसके सेल के अंदर लोकेशन देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है। तो हम कहते हैं कि द मेम्ब्रेन जो कि सराउंड कर रही है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लोकेशन कहाँ पे होगी, यानी कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में एक कम्युनिकेशन बना रही होती है। उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो बेसिकली ये मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसकी बेसिक कॉम्पोजिशन के अंदर हमें लिपिड्स मिलते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं और कुछ अमाउंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अगर परसेंटेज देखी जाए इन सारे के सारे के अंदर, तो हम लिपिड के बारे में कहते हैं कि दे आर 20 to 40%, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो 60 से लेके 80% तक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो माइन्यूट अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, मतलब थोड़ी रेंज के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं सेंटर के अंदर जो हैं, दोनों ऊपर लेयर भी लिपिड की है और नीचे भी, और दरमियान में इनके अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद हैं, और कुछ मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के भी हैं और कुछ मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि प्रोटीन से भी अटैच हैं और इधर से जो है ये लिपिड बाइलेयर के साथ भी अटैच हैं। अब इसके बारे में दो मॉडल्स दिए गए हैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले मॉडल को हम कहते हैं यूएमएम, यानी कि ऐसा मॉडल जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये सबसे पहले हमारे पास डेमली एंड डेविसन ने दिया था, और 1935 के अंदर जो है डेमिली एंड डेविसन टू साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने हमें ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए मेम्ब्रेन का, तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो एक ही जो है वो मॉडल बना रहे होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो मॉडल यूएमएम लिखा हुआ है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इस यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक जो प्रोटीन्स होती हैं दे कवर करती हैं आउटसाइड, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द लिपिड बायलेयर, यानी कि लिपिड की जो होती हैं बायलेयर, दोनों अंदर की तरफ देखें अगर हम तो दोनों लिपिड्स की लेयर मौजूद है, यानी कि बाय मीन्स टू लिपिड्स की टू लेयर आ गई, और इन लेयर्स को सराउंड कर रही हैं प्रोटीन्स। तो ऊपर भी एक प्रोटीन है और ये हम इसको जो है सैंडविच के तौर पे भी कंसिडर कर रहे थे कि आउटर और इनर, सॉरी आउटर दोनों सरफेसेस के ऊपर अगर हम देखें तो जस्ट लाइक ब्रेड, आउटर एक तरफ भी ब्रेड यानी कि प्रोटीन और बाहर की तरफ भी प्रोटीन, और दरमियान के अंदर एक जो है वो मौजूद है लेयर जिसको हम कहते हैं लिपिड बायलेयर। तो इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स जो हैं वो ऊपर और नीचे से इसको कवर कर रही होती हैं बाहर वाली सरफेसेस को ऑफ द लिपिड बायलेयर। इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसकी रिजेक्शन की रीज़न क्या थी कि कभी भी प्रोटीन इस तरह से लिपिड्स को सराउंड नहीं कर सकती बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल समहाउ, कुछ हद तक जो है ये फ्लेक्सिबल होती हैं। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर रखते हैं तो कभी भी प्रोटीन इस तरह से बॉन्ड बना के लिपिड के ऊपर सराउंड नहीं कर सकती, तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड नंबर जो हमारे पास मॉडल का आता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 के अंदर एफ सिंगर और हमारे पास थे निकलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड है वो बनाता है बायलेयर, यानी कि लिपिड की बायलेयर मौजूद होती है बिल्कुल एज इट इज जैसे कि पहले मॉडल में कहा गया था, लेकिन प्रोटीन इसको सराउंड नहीं कर रही होती। प्रोटीन्स क्या होती हैं, दे आर इन इम्बेडेड फॉर्म। इम्बेडेड का मतलब होता है कि दे फिट वेयर दे फाइंड प्लेस, जहाँ पे उनको जगह मिल रही होती है, जहाँ पे उनकी कैपेसिटी होती है, उनकी रेंज होती है, वहाँ पे आके वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो मोज़ेक मैनर यानी कि दूसरी हुई शक्ल के अंदर ये अपने आप को प्रोटीन्स ने एडजस्ट किया हुआ है इन बिटवीन लिपिड बायलेयर, नॉट ऑन द आउटसाइड ऑफ द लिपिड बायलेयर। इस मॉडल को आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और इस मॉडल को जो है जो है वो हमारी बुक के भी पार्ट है। यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि आयनिक चैनल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। आयन चैनल्स का मतलब ये है कि चैनल होता है एक गेटवे। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो आयंस की मूवमेंट के लिए स्पेसिफिकली बनी होती हैं, वो सिर्फ तब ओपन होंगी जब आयंस ने पास आउट होना होगा, और जब आयंस का ट्रांसफर नहीं होना देन वो अपने आप को क्लोज रखती हैं। तो ये सिंपल प्रोटीन्स हैं। और जो लिपिड्स होते हैं इनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि हेड और टेल होती है, तो यहाँ पे भी हमने उसको इसी तरह ड्रॉ किया है हेड और टेल की फॉर्म में। अब ये प्रोटीन जो नजर आ रही है यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर बना रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, कुछ सिंपल, और अगर हम यहाँ से इसकी सेपरेशन कर दें तो फिर हम कहेंगे कि ये वो प्रोटीन होगी जो आयन चैनल के तौर पर एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अब ये वो प्रोटीन है जो एक गेटवे की तरह सिर्फ तब ओपन होगी जब हमारे पास आयंस ने ट्रांसफर होना होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस को देखेंगे, प्रोटीन्स यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो सबसे पहला जो रोल प्रोटीन ने परफॉर्म करना है वो है प्रोटेक्शन। ये सबसे पहले सेल के बाहर क्योंकि मौजूद होती है तो ये सेल को क्या दे रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सेकंड नंबर पे मूवमेंट का काम कर रही होती है। सेल के अंदर जितने भी मटेरियल ने आना है, वाटर हो गया, गैसेस हो गई, आयंस हो गए, जितने भी मॉलिक्यूल्स ने सेल के अंदर आना है उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से गुजर के आना है। तो इसलिए ये मूवमेंट का तो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि उन चीज़ों को मूव करवा रही होती है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि अगर मूवमेंट की बात की जाए तो हम ये नहीं कहते कि ये सब चीज़ों को मूव करवा देती है। इट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल। डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है
डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब होता है कि सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को जो है पास आउट करवाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की या जो है हमारे पास जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी, तो इन चीज़ों को क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं चीज़ें होती, कोई आयंस नहीं है ये, तो हम कहते हैं कि ये इजीली आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट से गुजर के इनसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट आ जाते हैं। अगर कोई आयंस आ जाएँगे, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो फिर क्या होगा, फिर ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, फिर ये अपनी जो चैनल प्रोटीन होगी उसको इंस्ट्रक्शन देगी कि अगर सेल के अंदर कैपेसिटी है तो इन चीज़ों को मूव करवाया जाए, और अगर नहीं है तो इनको मूव नहीं करवाया जाए। तो इसलिए ये क्या करती है कि ये इन चीज़ों के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है फैट्स की या फिर लिपिड्स की। ऐसी चीज़ें जो कि फैट सॉल्युबल होती हैं, लिपिड सॉल्युबल होती हैं, वो बहुत ईज़िली क्रॉस हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें जो लिपिड सॉल्युबल होंगी, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और जैसे ही वो लिपिड लेयर के साथ आके टच होंगी तो ईज़िली उनको अंदर मूव करवा दिया जाएगा। तो इट इज़ ओनली सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल फॉर आयनिक सब्सटेंसेस, और उनको आयन चैनल्स की हेल्प से जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद जब ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है तो सम टाइम्स हमें यूज़ करना पड़ता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाय यूजिंग एनर्जी। हम जब चीज़ों को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के क्रॉस मूव करवाते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं एनर्जी, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनसाइड अगर हम देखें तो पोटेशियम आयन का लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बाहर से मज़ीद पोटेशियम आयन्स को अंदर भेजें, तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर अंदर पोटेशियम की कमी है और बाहर से पोटेशियम को अंदर भेज दिया जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए, तो ये क्या होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मैकेनिज्म यूज करती है। सम टाइम ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज कर रही होती है और मोस्टली जो है ये पैसिव सब्सटेंस जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो है ट्रांसफर कर रही होती है मटेरियल्स को और आयंस को। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कि ये और क्या काम है, तो इसके ज़रिए से फूड इनटेक भी होता है। इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से कुछ ऑर्गेनिज़म्स फूड के पार्टिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनटेक करते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये 2 तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फैगो मतलब के जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगी, कोई भी इस तरह का सॉलिड फूड पार्टिकल होगा, बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, तो उस फूड इनटेक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड पोर्शन है तो हम उस चीज़ को, यानी कि लिक्विड अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है कि ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होती है। जब हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स ने ट्रांसफ़र होना है, जैसे कि हमारा हाथ जो है वो टच हो जाता है किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर और हमने उसके ऊपर से हटाना है, तो एक मैसेज जो है वो कैरी हो रहा होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी करती है कि ये ट्रांसपोर्ट का ऑफ नर्व इम्पल्स का काम भी कर रही होती है। यानी कि ये मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, तो इस वजह से दोनों मेम्ब्रेन्स का क्योंकि ट्रांसफ़र होता है, तो जो चीज़ ये रिसीव कर रही होगी ये फ़ौरन उसको अगली न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगी। तो इसलिए न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन का काम भी करती है। थैंक यू सो मच।